बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 धातु विज्ञान के अंतर्गत धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी तथा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म तथा आयनिक यौगिक क्या होते हैं तथा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी का क्या अर्थ है। विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सुव्यवस्थित करने से प्राप्त क्रमिक श्रेणी को ही धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी या अभिक्रियाशीलता की श्रेणी कहा जाता है। इस सूची में सर्वाधिक क्रियाशील धातुओं को सबसे ऊपर रखा जाता है तथा सबसे कम क्रियाशील धातुओं को सबसे नीचे रखा जाता है। इस आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है अधिक क्रियाशील धातुएं या उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्यम क्रियाशील धातुएं तथा तीसरा है कम क्रियाशील धातुएं या निम्न क्रियाशील धातुएं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रही है धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी, जिसमें सबसे ऊपर आपको पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम दिखाई दे रहे हैं। जो धातुएं सर्वाधिक क्रियाशील होती है उन्हें क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। इन धातुओं को उच्च क्रियाशील धातुएं कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम। इन धातुओं का निष्कर्षण साधारणतः विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा आता है मध्यम क्रियाशील धातुएं तथा उनका निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुएं जो कि मध्य भाग में रखी गई है, क्रियाशीलता श्रेणी के मध्यम भाग में आपको मध्यम क्रियाशील धातुएं दिखाई देती है, यानी ये न तो अधिक क्रियाशील होती है और न ही बहुत कम क्रियाशील होती है। जैसे लोहा, जस्ता, सीसा, तांबा। ये धातुएं प्रकृति में अपने सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तीसरी जो श्रेणी है वह है निम्न क्रियाशील धातुएं, यानी कि कम क्रियाशील धातुएं जो कि क्रियाशीलता की श्रेणी के निचले भाग में रखी गई है। ये धातुएं प्रकृति में प्रायः स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। परंतु तांबा तथा चांदी अपने सल्फाइड और ऑक्साइडों के अयस्क के रूप में भी पाई जाती है। इन धातुओं का निष्कर्षण इनके अयस्कों को हवा के संपर्क में गर्म करके किया जाता है। इस प्रकार जो क्रियाशीलता की श्रेणी है उसमें धातुओं को घटते हुए क्रम में सुव्यवस्थित करके रखा जाता है और उसी आधार पर उनकी क्रियाशीलता को निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातु अर्थात भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह। अधातु को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाती है। अब देखते हैं अधातुओं की जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार होती है। अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कुछ परिस्थिति में कभी कभी उदासीन ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो इसका पूर्ण ज्वलन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि अम्लधर्मी होती है। जबकि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में उसका अपूर्ण ज्वलन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि उदासीन होता है। ये एक प्रकार का उदासीन ऑक्साइड है। जबकि सल्फर जो है जब ऑक्सीजन के साथ में इसकी क्रिया होती है और अपूर्ण ज्वलन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि एक प्रकार का अम्लधर्मी ऑक्साइड है। दूसरा है अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, अपवाद है इसका हैलोजन। क्लोरीन पानी में घुलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्लोरीन जब पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो HOCl और HCl हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार अधातुओं की तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, किंतु हैलोजन इसका अपवाद है। क्लोरीन की तनु हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है और HCl और ब्रोमीन हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। विशिष्ट परिस्थिति में यानी कि अनुकूल तापमान, दाब, उत्प्रेरक का उपयोग यदि किया जाता है तो अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है।
क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण ब्रोमीन में होता है। जैसा दिखाई दे रहा है सल्फर और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है तो अमोनिया प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि आयनिक यौगिक यानी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का क्या अर्थ है। धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन से विपरीत ये विद्युत आवेशित होते हैं, अतः इनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक बंध होता है। धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं, अतः आयनिक यौगिक विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। तीसरा है आयनिक यौगिकों में अंतर आणविक बल अत्यधिक होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलकर पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल स्थापित करते हैं और एक जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में विचलित हुए आयन होते हैं और विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत विद्युताग्रोह पर या विपरीत विद्युताग्रोह की ओर जाते हैं। इस प्रकार आयनिक यौगिकों को विद्युत अपघटनी पदार्थ भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिक क्या होते हैं और अधातुओं की विभिन्न क्रियाओं को समझा और जाना। थैंक यू।